हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी कॉम एग्जाम में। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उसको पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा दिया है। वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं उन दोनों वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि पेट के जो पॉलिटी वाले सेक्शन में है ये टॉपिक दिए हुए हैं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटी वाले सेक्शन में भी है और साथ साथ आपके जीके वाले पोर्शन में भी है। तो दोनों में ये होने के कारण एक ही टॉपिक से आपकी दोनों चीज़ें कवर हो सकती हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप हमेशा की तरह पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि चीज़ें आप अलग से भी नोट डाउन करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें दी जाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा जो होता है वो किस बेस पे होता है। जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल से, या गरीबी से, या भाषा से। तो जनसंख्या के हिसाब से होता है। इसीलिए यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? 80 हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो वो महाराष्ट्र में हैं। कितनी हैं? 48 हैं। और उसके बाद कहाँ पर हैं? तो पश्चिम बंगाल में हैं, 42 हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए। आपको पता है कि आजकल के पेपरों में ज़्यादातर लोकसभा सीटें भी पूछ ली जाती हैं, और ख़ासतौर से पीसीएस एग्जाम में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही क्वेश्चन है इस तरीके का। ठीक है, तो किस आधार पर सीटें दी जाती हैं? आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। यही कारण है कि चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे विधान परिषद की हो, सभी के मामले में यूपी सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वजह क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? वो उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 1 नंबर पे है। इसलिए हर जगह पे, हर सदन में सबसे ज़्यादा सीटें भी यूपी के पास हैं। तो आंसर होगा जनसंख्या। अगला देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सीधे देखिए, आंसर होगा 1952 में पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी तक हुआ। 25 अक्टूबर, ठीक है, 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ। ठीक है, ये आपका पहला आम चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर 52 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कितनी सीटों पर हुआ था, तो 489 सीटों पर हुआ था पहला चुनाव जो हुआ था। ठीक है, और पहला अधिवेशन कब हुआ? वो आपका हुआ 13 मई 1952 में। ठीक है, ये पहला अधिवेशन हुआ, और इसके 2 दिन बाद यानी 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष बने। तो यानी कि अगर आपसे कहे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष थे। वो अलग बात है, इन्हीं के ऊपर सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, और इन्हीं को, हालांकि बाद में वो खारिज हो गया था। और यही ऐसे थे जो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी, और जो उस समय उपाध्यक्ष थे लोकसभा के, उन्होंने आगे का कार्यकाल संभाला था। ये चीज़ें आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सॉल्व कर पा रहे हैं। वन्यथा होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी के आंसर को चुनना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा नहीं है आजकल के पेपर के पैटर्न के हिसाब से। आगे देखते हैं, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत, कम मत होगा, यहाँ रमत लिख गया है, ठीक है, कम मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर 2 पार्टियां हैं, यानी कि एक विपक्ष और विपक्ष है, दोनों ने वोट डाले और दोनों वोट जो है बराबर हो गए, तो उस समय अगर कोई निर्णायक मत देगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। और वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आंसर है 100। देखिए, निर्णायक मत देने के अधिकार को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके जाने, मान लीजिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटाने का प्रावधान चल रहा है, और उस समय दोनों वोट बराबर हो जाते हैं। उस स्थिति में इन दोनों के पास निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। पर अगर कोई और विषय है और उस सिचुएशन में अगर वोट बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति में ये निर्णायक मत दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार है। पर मतलब अपना ही केस अगर चल रहा हो तो वहां पर ऐसा अधिकार नहीं है। अनुच्छेद कौन सा है? 100 है, याद रखिए। देखिए, लोकसभा किस भाग में आती है? ये 5 में आती है। अगर हम आपसे बात करें कि आर्टिकल कौन सा है, तो 79 से लेकर 122 तक जितना भी संसद का रोल है सारा इसके तहत आता है। लोकसभा का कार्यकाल आपको पता ही है, और लोकसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो कौन होते हैं? वो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इनकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। इसी कारण जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इन्हीं में से हमारा पीएम बनता है। इसका मतलब ये है कि पीएम बनने की भी जो मिनिमम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। यही राज्य में होता है। राज्य में सीएम बनने की जो आयु होती है वो भी 25 वर्ष होती है।
केंद्र में राज्यसभा होती है उसके लिए 30 वर्ष होती है, ऐसे ही राज्य में विधान परिषद होती है उसके लिए 30 वर्ष होती है, और इसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होता है उसकी उम्र 35 वर्ष होती है, और इसी तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसकी उम्र 35 वर्ष होती है। आप इन चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था? यानी कि ये एक तरीके से फैक्ट है कि सबसे पहला जनजातीय एसटी समुदाय का कौन लोकसभा अध्यक्ष हुआ? आंसर होगा पी ए संगमा। ठीक है, पी ए संगमा पहले जनजातीय ने एसटी के थे। आपसे पहले महिला पूछे तो महिला में आपका आंसर होगा मीरा कुमार। ठीक है, और अगर आपसे पहला पूछे तो आपको पता है जीवी मावलंकर सबसे पहले अध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछे तो अनंत शयनम, ठीक है, ये आपके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अनंत शयनम अयंगर। ठीक, और इन्होंने ही जब जीवी मावलंकर की कार्यकाल के दौरान में मृत्यु हो गई तो जो बाकी का बचा कार्यकाल था वो अनंत शयनम ने ही पूरा किया था। लोकसभा में सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? या यूं कहें, जो लोकसभा की बिल्डिंग है उसका जो सचिवालय है वो किसके अंडर में होता है? आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ किसके सामने लेता है? तो भाई वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा मेंबर के रूप में शपथ ले चुका होता है, इसलिए उसके शपथ का प्रावधान नहीं है। आपसे पूछे कि ये त्यागपत्र किसको देता है? तो ये उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष किसको देता है? ये अध्यक्ष को देता है। क्लियर, शपथ नहीं होती किसकी? वो होती है उपाध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। और आर्टिकल 93 लिख लीजिए, 93 के तहत जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा के वो अपने में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन से भी, विघटन से भी और सत्रावसान से भी, यानी सभी के द्वारा आप लोकसभा की मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। स्थगन आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, बाकी विघटन और सत्रावसान दोनों ही प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान देखना। अगर मीटिंग चल रही है तो मीटिंग को स्थगित कौन करता है? उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष होगा। पर अगर लोकसभा को विघटित कर देना है या उसका सत्रावसान खत्म कर देना है तो आंसर होगा राष्ट्रपति। इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, जो उपाध्यक्ष को हटाना है, तो बस जो भी उसके मेंबर हैं उनके द्वारा बहुमत से उनको हटाया जा सकता है 93 के तहत। 2 आर्टिकल आपके हो गए, एक 93 इसके तहत बनाया जाता है और उसका अगला नंबर 94 इसके तहत हटाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो एससी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलता है वो किस अनुच्छेद में है? आंसर होगा 330। बाकी लोकसभा का जो 331 अनुच्छेद है इसमें एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान पहले हुआ करता था, पर 2019 में एक अधिनियम द्वारा इसको हटा दिया गया और 2020 तक पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछे एससी के लिए तो 330 है। वर्तमान में 84 सीटों पर रिजर्वेशन है एससी समुदाय के लिए। ठीक है, और एंग्लो इंडियन के लिए 331 में था, हालांकि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि अब इनको नहीं चुना जाता है। आगे देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर रिजर्व हैं ये आपको बताना है, तो आपका आंसर होगा एमपी। ठीक है, अगर हम बात करें एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वो भी आपका एमपी में ही है। अगर आपसे प्रतिशत में आपसे एसटी पूछे तो आपका आंसर मिजोरम होगा, अगर आपसे राज्य पूछे तो। ठीक है, अगर आपसे यूटी पूछे तो यूटी में आपका आंसर लक्षद्वीप होगा, लेकिन अगर आपसे यूटी पूछे तो, अगर राज्य पूछे तो आपका मिजोरम होगा, और जनसंख्या में पूछे तो आपका एमपी में होगा। पर आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एसटी की रिजर्वेशन कहाँ है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? आपको बताया था कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, ये अपने पद की शपथ नहीं लेता क्योंकि यह वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ ले चुका होता है। आपको बताया था कि 93 के अंतर्गत लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, और अगर उन्हें हटाना होता है तो
तो अनुच्छेद 94 के तहत उसको हटाया भी जा सकता है। जब एक नई लोकसभा बनती है तो पहले एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और प्रोटेम स्पीकर वो बंदा होता है जो उस सभा का उनमें सबसे सीनियर होता है। वो क्या करता है, सबसे पहले अध्यक्ष को चुन लेता है, और अध्यक्ष को चुनने के बाद प्रोटेम स्पीकर का कोई काम नहीं है, और उसके बाद अध्यक्ष की सहायता से बाकी चीज़ों को भी चुना जाता है। तो आपसे पूछे प्रोटेम स्पीकर क्या है, तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होगा वही होगा। आपका क्वेश्चन था कि शपथ नहीं होती स्पीकर की, ये त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत गठित होती है, आंसर होगा 81। अगर आपसे पूछे राज्यसभा किसके तहत होती है, तो आंसर होगा 80। और आपसे पूछे संसद किसके तहत होती है, तो आंसर होगा 79। नोट करते रहिए, याद करते रहिए, मजा आता रहेगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आपको बताया था 84 सीटें हैं। एससी के लिए, एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वो एमपी में हैं, ठीक है। और लोकसभा में जो सीट एससी की सीटें होती हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होती हैं? 330 के तहत होती हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है, यानी कि लोकसभा में अगर मीटिंग होनी है तो कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? तो टोटल मेंबर का 1/10, 1/10 लोग होने चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? गण पूर्ति कहते हैं, गण पूर्ति कहते हैं। यानी कि जितने लोग हैं उनकी पूर्ति के लिए कम से कम 1/10 होना चाहिए। और एक और ख़ास बात, अगर कोई पार्टी विपक्ष का नेता मतलब विपक्ष की पार्टी बनना चाहती है तो जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उसका 1/10 उसके पास होना ही चाहिए, तभी उसे विपक्ष की मान्यता दी जाएगी। तो विपक्षी पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए भी जो क्राइटेरिया होता है वो टोटल सीट का 1/10 होता है, और गणपूर्ति के लिए यानी कोरम के लिए भी 1/10 होता है, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो। टोटल वोट का 1/3, वैध मत का 1/5, 1/4, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वैध मतों का 1/6 अगर आपको इससे कम वोट मिलते हैं तो आप अपनी जमानत राशि खो देंगे। ये आपका ये इतना कम से कम आपको वोट चाहिए ही चाहिए। तो आंसर होगा 1/6, ऑप्शन में कोई नहीं है तो आंसर होगा 1/6, ठीक है। ये आप याद रखें, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये बने और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बचा हुआ कार्यकाल था वो अनंत शयनम अयंगर, ठीक है, उन्होंने पूरा किया। और एक क्वेश्चन और बनता है कि किस लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो भी गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और हालांकि बाद में वो खारिज कर दिया गया, तो आंसर होगा जीवी मावलंकर। पहली लोकसभा कब बनी? 1952 में बनी। ये भी आप याद रखिएगा। लोकसभा के लिए कितनी एज होती है? कम से कम वो भी 25 साल होती है, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो कार्यकाल इसका 5 साल का होता ही आपको पता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल होता है, पर इससे पहले भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, पर प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति भंग करता है। तो राष्ट्रपति के स्वविवेक नहीं कहा जाएगा। आंसर होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को 5 साल से पहले भी खत्म किया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रधानमंत्री के लिए 25 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ों को बार बार लिखने की क्या जरूरत है? एक बार याद करो, ख़त्म करो सीधे, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा लेवल अच्छा करते हैं और चीज़ों को डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। आगे देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भाई, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। पीए संगमा कौन थे? पहले जो है जनजातीय, ठीक है, पहले कौन थे? जनजातीय अध्यक्ष। मीरा कुमार और पीए संगमा दोनों को याद रखें। जबकि पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। इन चीज़ों को बार बार बोलने के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है, ताकि चीज़ें आपको बार बार मतलब यहीं पर वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएं, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। किस
का, 5वीं का, 9वीं का, 7वीं का, 11वीं का या 13वीं का, मतलब कौन सी लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष का था। वैसे तो 5 वर्ष का होता है, आंसर होगा 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना था, वो था, ये कब से कब थी, 1971 से लेकर 1977 तक का जो कार्यकाल था, इसके तहत जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ गया था, ठीक है, या बढ़ा लिया गया था, आंसर होगा 5वीं, ठीक है। वैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, वो 5 साल होता है। आगे, लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। लोकसभा के जितने मेंबर चुन के जाते हैं वो अपने में से ही आर्टिकल 75 के तहत एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री का क्या सिलेक्शन होता है, तो पीएम पद के लिए चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तहत, और वही लोग आपस में सहमति बनाकर किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चयनित कर लेते हैं। आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री होता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। 52 के तहत कौन होगा, एक राष्ट्रपति होगा। 153 के तहत कौन होगा, एक राज्यपाल होगा। और एक चीज याद रखिए, 72 के तहत राष्ट्रपति की सजा माफ करने की, यानी कि किसी की सजा को माफ करना या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। एक अनुच्छेद याद रखिए, 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों पर आवंटन किया गया, बताइए। मतलब सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, वो हैं यूपी में। उसके बाद कहाँ हैं, वो हैं महाराष्ट्र में, जो कि हैं 48। उसके बाद कहाँ हैं, वो है पश्चिम बंगाल में, वो हैं 42। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पर हैं 40, ठीक है। चीज़ों को नोट डाउन करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। याद रखिए, भारत में लोकसभा स्पीकर जो है, अध्यक्ष है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है। आंसर होगा चयनित होता है, यानी कि जितने भी लोकसभा के मेंबर होते हैं वो आपस में ही अनुच्छेद 93 के तहत एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, तो आंसर होगा कि इसका चयन होता है, ठीक है। मनोनीत नहीं होता है, निर्वाचन इसलिए नहीं होता है, नियुक्त नहीं किया जाता है, आंसर होगा चयनित होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से सारे टॉपिक को हम लोग पूरा करते हुए चल रहे हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके वगैरह चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।